एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स मींस मॉरल प्रिंसिपल्स, जो गवर्न करते, किसको गवर्न करते? पर्सन्स बिहेवियर, जो उसके अंदर कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटीज से ये सब आता है। और ये सिखाया जा सकता है क्या? नहीं, इट शुड कम विद इन इंट्रिंसिकली, और ये इनकलकेटेड विद इन हिज हैबिट्स एंड टेम्परमेंट। तो ये क्यों होना चाहिए कि ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि विथस्टैंड करे फॉर योर सेल्फिश मोटिव एंड टेम्पटेशन। अगर तुमको कुछ गलत करने की इच्छा भी हो गई तो ये तुमको रोक के रखना चाहिए। तो वापिस से एथिक्स, एथिक्स मीन्स विच गवर्न्स और हिज, इट शुड कम विद इन हिम हिज, हाँ, विच शुड बी इनकलकेटेड विद इन हिज, हाँ, और ये इतना स्ट्रांग होना चाहिए इनफ टू विथस्टैंड बाय एनी सेल्फिश मोटिव और, तो इतने वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए रिगार्डिंग एथिक्स। फिर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्लाइंट, टैक्सिंग अथॉरिटीज, एम्प्लॉयज, ये सब तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर। और एक कॉन्फिडेंस अगर तुमको एनहांस करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक गुड अपने गेन से ऊपर रखना पड़ेगा, और एक प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए। हाँ, तो ये सब क्यों करना है? टू एंजॉय योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। देयर शुड बी ए प्रोफेशनल बॉडी जो स्ट्रिक्टनेस एंड स्क्रिपुलस रहे, मतलब बिना कोई दूसरा थॉट लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। जो प्रैक्टिसिंग सीए है या सर्विसिंग सीए, दोनों को भी ये कोड फॉलो करने पड़ेंगे। और देयर शुड बी अ फ्रेमवर्क जहां पे क्लाइंट तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर सकता है। देयर शुड बी अ फ्रेमवर्क वेयर सर्विस यूजर कैन अप्रोच टू द प्रोफेशनल बॉडी फॉर योर सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेंट लेके जा सके एज अ अगेंस्ट, एज अ एक्शन। तो वो क्या एक्शन लिया जाएगा? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, जिसके थ्रू तुमको फाइन्स, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, रिमूवल ऑफ मेंबरशिप और अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं वापिस से। सो नीड फॉर प्रोफेशनलिटी, व्हाई देयर इज अ नीड? बिकॉज पर्सन्स लाइक सोसाइटी, गवर्नमेंट, clients, taxing authorities, employees and investors are dependent on services rendered by chartered accountant. Our main purpose is to enhance, and ये करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? Public good should be kept above personal gain, और ये करके तुमको क्या मिलेगा? Respect and honor, and there should always be a, should take actions, हाँ, स्ट्रिक्टली एंड स्क्रिपलेसनेस से तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सके। फिर सर्विस यूजर शुड हैव अ फ्रेमवर्क फॉर, नहीं, एंड दे शुड फील सिक्योर, दे कैन हैव अ रिड्रेसल और क्या बोल सकते, कंप्लेंट मैकेनिज्म, ये वर्ड याद रखने का है। और एज अ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, एज एन एक्शन, इंस्टीट्यूट और अ रेगुलेटरी बॉडी कैन टेक एन एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, suspension of membership, removal of membership और other principle based approach versus rule based approach। तो ethics दो टाइप के रहेंगे। प्रिंसिपल मतलब स्पिरिट ऑफ एथिक्स, रूल्स नहीं है, अंदर से फील होना चाहिए, अच्छा है। और रूल बेस्ड मतलब रूल से उसको फॉलो करना चाहिए। तो हाँ, एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड। तो स्पिरिट ऑफ एथिक्स होना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ एथिक्स के अंदर एवरी सिचुएशन तुम्हारे तीन चीजों को यूज करके आंसर आना चाहिए: प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज, और एवरी सिचुएशन में कंक्लूजन अराइज होना चाहिए। ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स या फिर रूल, सॉरी, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। और रूल बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है? क्लियरली एस्टैब्लिश रूल्स को फॉलो करना है। ये नैरो आउटलुक है जिसके अंदर ओवरलुक वाइल स्ट्रिक्टली अडरिंग, ओवरलुकिंग पॉसिबल है। तो इसकी जैसे बेस्ट क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो होना चाहिए। वापिस से दो टाइप कौन से हैं? प्रिंसिपल बेस में क्या बोला जाता है? फॉलो होना चाहिए। इसमें तीन चीजें यूज होना चाहिए:
और ये कब यूज करना, टू अराइव एट अ, दूसरा कौन सा है, जहां पे क्या रहेंगे, दिस में बी, और दिस में बी ओवरलुक्ड वाइल, इसलिए बेटर क्या है, ओके। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो 5 प्रिंसिपल्स है, कौन से 5 है, इंटीग्रिटी, फिर अपन आ रहे इंटीग्रिटी के ऊपर। इंटीग्रिटी अपनी भाषा में बिकाऊ नहीं रहना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट में जब भी पूछेंगे तो तुम्हारे क्या रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट एंड फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ये वर्ड तुम्हारे अंदर आने चाहिए। तो प्रोफेशनल अकाउंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट व्हाइल गिविंग हिज ओपिनियन, इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। तो ये, और जानबूझ के पता होते हुए भी तुम ऐसे कोई भी रिपोर्ट जहां पे गलत इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, या इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेट करके रिप्रेजेंट की गई है, ऐसे इसमें तुम इन्वॉल्व नहीं होना। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड where he believes that information contains materially false or misleading, और यहाँ पे और omits और obscures, obscure मतलब कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विच इज मिसलीडिंग। तो इंटीग्रिटी मतलब 4 वर्ड पहले कौन से आना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, एंड ही शैल नॉट इन फॉल्स और ओमिट्स और ऑब्सक्योर्स। हाँ, तो ये सब चीजों में तुमको इन्वॉल्व नहीं होना, इसका मतलब इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, के अंदर होता है कि 3 चीजों की वजह से, बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल जजमेंट होता है ये वर्ड। हाँ, तो तुम्हारा प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि ये 3 वर्ड्स की वजह से, बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनडू इन्फ्लुएंस। अगर तुमको ऐसा फील हुआ तो यू शुड नॉट, शैल नॉट टेक प्रोफेशनल एक्टिविटी, मतलब ऐसे एंगेजमेंट तुमने एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए जहां पे तुमको अनडू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ you compromise, in such a situation you should, okay, जहां पे तुमको लगता है your opinion is unduly influenced, तो इसका मतलब ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर क्या बोलता है, विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू अटेन 3 चीजें, प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल, हाँ, तो 2 चीजें, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, ये रिक्वायर्ड है, क्यों, क्या मिले, फिर वो जिसको क्लाइंट है उसको एक प्रोफेशनल सर्विस मिलनी चाहिए। तो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए तुम्हारे पास प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए। अगर ये सब अगर करेंगे तो उसको प्रोफेशनल सर्विस मिलेंगे, स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, और कोई भी काम करते समय तुमको डिलिजेंस को फॉलो करना है। डिलिजेंस मतलब केयरफुली, थरली, ऑन टाइमली बेसिस पे करना चाहिए। इसका एग्जांपल मैंने दिया, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय तुम वेज नॉन वेज चेक करना। सीए बनने के बाद मेरे ट्रू कॉपी मारते समय उसको ओरिजिनल कॉपी नहीं मांगी थी, तो नहीं मांगी मतलब मैंने ड्यू केयर नहीं लिया, डिलिजेंस मैंने मेंटेन नहीं किया, तो ऐसी चीजें नहीं करना। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसको 2 पार्ट में करो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में 2 चीजें होना, प्रोफेशनल नॉलेज, और इसकी वजह से क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ड्यू केयर मतलब डिलिजेंस मेंटेन करना, टू एक्ट पे, ये सब तुम्हारे काम हो जाने चाहिए। तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्योंकि काम करना है तो इंफॉर्मेशन सामने वाले से फ्रीली तुम्हारे पास फ्लो होना चाहिए, पर ये करते समय तुमको कॉन्फिडेंशियलिटी बताना पड़ेगा, तभी वो तुमको इंफॉर्मेशन देगा। ये बाहर वालों के साथ शेयर, उसके 2 एक्सेप्शंस है, अगर लॉ परमिट करता है या क्लाइंट खुद परमिट करता है। तो
टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। ये क्यों करना है? टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो तुमको ये याद रखने का है। हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ प्रिंसिपल रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले प्रोफेशनल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी। ड्यू टू दिस फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू अस हैपेंस। और ये सब करते समय तुमको ध्यान रखना है कि ये ब्रीच नहीं होना है, शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू थर्ड पार्टी। और ये सिर्फ ब्रीच कर सकते दो ही केसेस में, पहला परमिटेड बाय लॉ और क्लाइंट खुद तुमको अगर परमिट करता है तो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब एक क्लाइंट के ऊपर रेड गिरी और ईवाई का आर्टिकल वहां पे बैठा था, उसने पासवर्ड दिया क्या, और हाईकोर्ट में जब केस गई फिर भी कौन जीता? आईसीआई जीती। क्यों जीती? कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। क्या प्रॉब्लम था? बाकी 50 क्लाइंट का डेटा था, तुम इस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे, पासवर्ड देते तो बाकी 50 क्लाइंट का डेटा उनको मिल जाता था, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए ब्रीच माना जाता था। इसीलिए हाईकोर्ट ने भी आईसीआई की तरफ दिया। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेशनल, तुम ये ध्यान में रखो कि यू शुड अवॉइड एनी एक्ट और कंडक्ट दैट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। ऐसा कुछ भी काम मत करो कि आईसीएआई या सीए प्रोफेशन के ऊपर लांछन या तिलक लगे। मैंने इसके बोला था कि अगर तुम सोशल मीडिया पे अकाउंट रखते हो तो खुद के नाम के पहले सीए मत लगाओ। अगर लगा रहे हो तो कहाँ पे भी कमेंट करते समय, वीडियो करते समय तुमको ये चीज का गरिमा रखना पड़ेगा कि कोई चीज कितनी अच्छी दिखेगी या बुरी दिखेगी, तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो you should avoid any conduct act or any conduct of act which will discredit the profession। हाँ, जहां पे और ऐसी एक्टिविटी मत करो which impair or might impair the integrity or objectivity or good reputation of profession। तो तुमको कोई भी एक्ट नहीं करना है जो डिस्क्रेडिट करे या इम्पेयर और माइट इम्पेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। ये तुमको अवॉइड करना है। ये किस में आता? प्रोफेशनल बिहेवियर। देखो प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को 5 पॉइंट याद रहते हैं, 5 पॉइंट के नीचे के कीवर्ड्स याद नहीं रहते। तो इसीलिए जब भी रिवाइज करो सिर्फ 5 पॉइंट रिवाइज मत करो, उसके साथ उसके कीवर्ड्स करो। अब मुझे ये भी पता है कीवर्ड्स के बाद सेंटेंसेस नहीं बनाने आते, पर एटलीस्ट मैं उसमें खुश हूं कि तुम ये कीवर्ड्स भी याद रखना है। ओके, तो अभी एक बार लास्ट ट्राई करेंगे देख के, और फिर बिना देखे भी ट्राई करेंगे। अभी तक जितना हुआ पूरा रिपीट करेंगे। सबसे पहले एथिक्स। एथिक्स मीन्स which governs or his, it should come in individual and it should be inculcated in need for professional ethics, society, government, client, taxing authorities, employees, investors. They are trust on services rendered by. It's our job to, for doing such we have to keep public good above personal gain, to enjoy, and there should be a professional which should act, and professional codes are applicable to practicing as well as service CS, दोनों को भी applicable है। There should be a framework where service user should feel secure. There should be a way of grievance, redressal or complaints, ये वर्ड होना चाहिए। और as a disciplinary mechanism, ICI can charge fines, दो टाइप ऑफ एथिक्स है। कौन से? प्रिंसिपल बेस मतलब उसमें दो तीन चीजें यूज करनी है, एंड इट शुड बी यूज्ड इन टू अराइव एट अ, एंड दूसरा है रूल बेस। रूल बेस में देर आर, इसमें क्या हो सकता है, एंड देर में बी रूल्स। तो इसके जैसे बेटर क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कितने हैं? 5। पहला
इंटीग्रिटी बोलते ही 4 चीजें याद आना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस. ही शैल नॉट बी एसोसिएट नोइंगली इन materially false, or there is omission or obscure. ऐसा कुछ रहा तो यहाँ पे अपन इन्वॉल्व. ऑब्जेक्टिविटी मतलब 3 रीजंस कौन से, इसकी वजह से क्या हुआ, योर प्रोफेशनल जजमेंट इज कॉम्प्रोमाइज. अगर ऐसा हुआ तो यू शुड नॉट. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब 2 चीजें, प्रोफेशनल नॉलेज एंड, इसकी वजह से क्या होगा, यू कैन, हाँ, प्रोफेशनल सर्विस तुम रेंडर कर सकते हो. एंड तुमको डिलीजेंस करना है, मतलब क्या करना है, पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो ड्यू केयर में आ जाता है. कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर इंफॉर्मेशन, and this is needed for, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको क्या करो, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू प्रोफेशनल. तो ये सब होने के लिए ये यू शुड नॉट डिस्कस विद ओनली इन 2 केसेस अलाउड, परमिटेड बाय और प्रोफेशनल बिहेवियर. you should not you should avoid any act which will, and you should not do any activity which integrity, objectivity and good reputation of the profession. Independence of an auditor. तो बेसिकली जैसे इंडिपेंडेंस बोले, इंटीग्रिटी उसके साथ आ ही जाती है. इंडिपेंडेंस वर्ड तुमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, वही वहां पे रिपीट हो रहा है. जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज not subordinate to the wishes or a direction of another person. तो it is very difficult to define independence precisely. independence को define नहीं किया जाता है. तो अगर रूल्स वगैरह में रखे तो वो दिखाई तो देता है पर रियल में नहीं रहता. तो सुपरफिशियल जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए. ऑडिटर शुड फील फ्री टू गिव हिज ओपिनियन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो 2 टाइप का इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ and independence of mind is a state of mind where opinion, he should give opinion without being affected by influence, and your professional judgment should हाँ, तो तुम्हारा जजमेंट 3 चीजों से आना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज अ स्टेट ऑफ, एंड योर ओपिनियन शुड नॉट बी, हाँ, and professional judgment should come following integrity, objectivity and independence of appearance. इसका मतलब थर्ड पार्टी जिसके पास थोड़ा भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो कंक्लूड कर रहा है. क्या कंक्लूड कर रहा है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. तो वर्डिंग क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मतलब थर्ड पार्टी विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी विद concluded that, क्या conclude किया, integrity, objectivity and professional skepticism is, वापिस से थर्ड पार्टी विद concluded, क्या conclude कर लिया, has been. तो ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. एक तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करो और दिखाई भी देना चाहिए कि तुम्हारा इंडिपेंडेंस है. हाँ, थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस कितने, 5 थ्रेड्स है. कौन से तो 1 by 1. सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स. तो फर्म और पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम द फर्म. तो इसके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, पहले शेयर्स नहीं इन्वेस्टमेंट रहना, बैंक लोन उनसे नहीं लेना, तुम्हारा अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस नहीं होना, तुम्हारे फीस का 80 से 60%, 40% एक ही क्लाइंट से ऐसा नहीं होना, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, वो तुमको जॉब ऑफर देने की सोच रहा है ऐसा फील नहीं आना चाहिए, कंटिंजेंट फीस नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब ये किसके लिए है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स. तो 1 by 1, पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और
loan or guarantee from client, undue dependence on close business relationship with, और नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर ऐसा रहा तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा और मैं ओपिनियन बराबर नहीं दे पाऊंगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हाँ, तो ये सिर्फ 2 केसेस में आता है। कौन से 2 केसेस में? प्रीवियसली वहां पे डायरेक्टर और अभी ऑडिट फर्म ज्वाइन कर चुके हैं और यू आर सपोज टू ऑडिट योर ओन एक्ट्स। तो प्रीवियसली यू आर द डायरेक्टर, नाउ यू आर अ ऑडिटर, यू आर सपोज टू ऑडिट योर ओन एक्ट्स। ऐसे सिचुएशन में सेल्फ रिव्यू। और दूसरा, खुद ही अकाउंटिंग, खुद ही ऑडिटिंग। सिर्फ अकाउंटिंग वर्ड नहीं, उसमें 2-3 वर्ड है। कौन से? मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पे और जब कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तब तुमको आएगा सेक्शन 144 के अंदर के सर्विसेज। तो खुद ही अकाउंटिंग, खुद ही ऑडिटिंग नहीं चलेंगे, खुद डायरेक्टर, खुद ऑडिटर नहीं चलेंगे। एडवोकेसी थ्रेट्स, वेयर ऑडिटर प्रमोट्स और परसीव टू प्रमोट टू द पॉइंट पीपल में बिलीव ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग। तुम इस लेवल तक उसको प्रमोट कर रहे हो कि लोग देख के बोल रहे हैं कि भाई इसमें तो क्या ही बचा रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन, तो ऑडिटर प्रमोट्स और टू द पॉइंट दैट पीपल दैट। तो यहां पे तुम क्या करते हो? क्लाइंट को एडवोकेट बन चुके हैं या फिर उसके शेयर्स सिक्योरिटीज में डीलिंग कर रहे हो या उसका एडवोकेट हो, तो वो चलेगा क्या? एडवोकेसी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट, हाँ, ऑडिटर फॉर्म्स अ रिलेशनशिप विथ क्लाइंट दैट एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक हो गया। तो ये इसका एक एग्जांपल, अपना कोई क्लोज रिलेटिव वहां पे सीनियर पोजीशन पे है, या अपने सीनियर पार्टनर वहां के डायरेक्टर रह चुके हैं, लॉन्ग एसोसिएशन है, 20-25 साल का, फैमिली फंक्शंस तक बुला रहे, तो अपन वहां पे जाके ओपिनियन नहीं दे पा रहे, या वहां से सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी आ रही है। तो 4 सिचुएशंस दिए। कौन से? क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम इज वर्किंग एज अ फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म, बीइंग long association between and acceptance of, okay, intimidation threats, intimidation step मतलब deterred from acting and to use, तो deterred from acting objectively or to use professional skepticism। तो वो क्या बोल रहा है? धमकी दे रहा है, threaten to replace, disproportionately reduce the work or reduce the audit or threaten for litigation। तो 4 चीजें दी है। कौन सी? threat of replacement, reduce the work और litigation। ओके, तो ये सब वापिस से ये 5 चीजें ट्राई करो कि 5 कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट्स, तो इंटिमिडेशन। तो पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, शेयर्स, लोन, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट, फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप्स, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, कंटिंजेंट फीस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट 2 ही केसेस में, अर्लियर डायरेक्टर नाउ एक्टिंग एज अ ऑडिटर और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस। एडवोकेसी थ्रेट्स जैसे कि वैसे वर्ड चाहिए, ऑडिटर प्रमोट्स टू द पॉइंट वेयर दैट, तो ऑडिटर प्रमोट और परसीव टू प्रमोट टू द सच अ पॉइंट कि पीपल मे believe that objectivity is compromised। सिर्फ 2 cases example, you acting as his advocate or dealing with his shares and securities। familiarity threats end up being too sympathetic, 4 cases, close relative at a senior position, being director or a senior, long association between client and auditor, accepting, intimidation threat dated from or professional skepticism।
इसमें 4 धमकियां दे रहा है, थ्रेट टू डिस्प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस और थ्रेटन टू बी, ओके, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से बचने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? तो तुमको चेक फॉर पब्लिक और टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ क्वालिटी इसेंशियल दैट ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंस। तो तुमको ये नीचे वाली लाइन याद रखना है, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट। एक तो इंडिपेंडेंट रहो और दिखाओ भी इंडिपेंडेंट है। और बिफोर टेकिंग एनी वर्क कंसिडर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। कोई भी काम लेने के पहले इंडिपेंडेंस चेक करो। अगर कुछ थ्रेट दिखा तो 4 चीजें जो अपन ने पहले से पढ़ते आए वाले हैं, एलिमिनेट सच रिस्क, reduce to acceptably low level, place a safeguard or withdraw from the engagement if law permits। और तुमको अगर safeguards काम नहीं कर रहे तो you should not accept the work। तो ये क्या है? safeguard to independence। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जैसे ही बोलूं 3 चीजें आना चाहिए। क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड, alert to the condition that may indicate possible misstatement due to error or a fraud, and critical assessment of audit evidence। तो पहले 3, क्वेश्चनिंग, alert to the of possible misstatements, इतना याद रखो, alert to the condition of, and third, तो इसके वजह से अलर्ट रहना है। पर कौन से सिचुएशन में? 4 सिचुएशन में तुमको अलर्ट रहना है। कौन से? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्टिंग है, एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन कंडीशन दैट में इंडिकेट, एंड सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट एडिशन टू सजेस्टेड बाय एसए ने जो बोला उसके अलावा भी ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत आ पड़ी। तो ऐसे 4 सिचुएशन में तुमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जागा होना चाहिए, जिसमें 3 आते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशन ऑफ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, एंड थर्ड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसकी वजह से 3 चीजें कम हो जाएंगी। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजेशन व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स, and inappropriate assumptions regarding nature, time and extent of audit procedures। तो 3 चीजें, ओवरलुक करना, ओवर जनरलाइज करना, या एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर गलत निकालना। तो ये 3 चीजों की गलती तुम्हारी कम हो जाएंगे। हाँ, इसके अंदर एक लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था। टाटा कैसे इंटीग्रिटी वगैरह ऑनेस्ट है, तो इसका मतलब उनका ऑडिट करेंगे कि नहीं? पर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कम कर सकते, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हाँ, तो ऑडिटर कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटी। एंटिटीज मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, बट डजंट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो इंटीग्रिटी है, इसका मतलब मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही छोड़ दूं, ये तो गलत है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है ऐसे 210 के पहले। तो ये जो चैप्टर है 4 पार्ट में डिवाइडेड। तो सबसे पहले ये बेसिक, ऐसे 210, ऐसे SQC1, ऐसे 220, ये 4 पार्ट है। बट 4 पार्ट में से लास्ट के 2 पार्ट बहुत सिमिलर है, ऐसे 220 एंड SQC1। अभी अपना एक पार्ट हो गया, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन अगले पार्ट पे तरफ। अगला पार्ट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210। तो ये कब करना है? कोई भी काम एक्सेप्ट करने के पहले, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्यों करना है? क्योंकि मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अपने कुछ प्री कंडीशंस है, वो अपन उनको बताएंगे। तो बेसिकली प्री कंडीशन को मैंने वो दामाद जी ससुर जी वाला एग्जांपल दिया था। तो 2 रीजंस के वजह से एंगेजमेंट लेटर साइन होना चाहिए। ऐसे 210 का नाम बोलो पहले, हाँ, नहीं तो वही भूल जाएंगे। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये क्यों करना है? क्योंकि 2 रीजन। पहला, एस्टैब्लिश वेदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, एंड दूसरा, देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड where those are
wherever appropriate, those charged with the governance. those charged with the governance मतलब वर्किंग पार्टनर जैसा, मतलब जो भले ही मालिक ना हो बट पूरा कामकाज वो देख रहा है। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहना। एंड प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्री कंडीशंस मतलब दामाद जी वाले 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें? कि बैलेंस शीट, P&L या AFRF तुम देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल तुम मेंटेन करेंगे ऐसा कि जहां पे मिसस्टेटमेंट एंड फ्रॉड नहीं होंगे। एंड 3 चीजों का परमिशन हमको देंगे। कौन सा? access to the information and additional information as may be requested and access to the persons। तो हम किसी को भी इंक्वायरी कर सकते। तो प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट तो क्या क्या है? प्री कंडीशन 5 चीजें। दामाद जी बोल रहे कि ये 5 चीजें जब तक नहीं होंगी मैं शादी को नहीं आऊंगा। बारात को खिलाना, स्वागत होना, रहने के लिए होना, ये होना, वो उसकी जो 5 कंडीशन है वैसे ये 5 कंडीशन है। जब तक ये 5 कंडीशन नहीं होंगी तब तक ऑडिट करेंगे क्या अपन तब तक ऑडिट नहीं करेंगे। तो अगर नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। ये प्री कंडीशंस है। फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर देयर आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल है लॉ के हिसाब से। दूसरा, ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, हाँ ये देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दूसरा, इंटरनल कंट्रोल एज management necessary to enable free from material and provide auditor with access to all the information relevant for preparation of financial statements. Additional information may be requested from auditor. And तीसरा, unrestricted access to person to obtain audit। तो ये 5 चीजों का अपने को होना चाहिए। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। हाँ, तो 2 केसेस में ऑडिट करवाते हैं। एक लॉ ने बोला है और दूसरा ऑडिट के बेनिफिट से खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर लॉ स्पेसिफिकली एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट वगैरह दे देता है तो तुमको खुद को बनाने की कोई जरूरत। बट अगर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना, इसलिए किस में करना चाहिए? वो राइटिंग में होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड अंडर द लॉ और देयर इज अ सिंपली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड अ क्लाइंट। तो ये तुमको स्कोप जो वर्क है वो लिख के होना चाहिए। इसको तुम चाहिए तो 2 नाम दे सकते हो, एक तो एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न। इसके अंदर 5 चीजें होनी चाहिए। कौन सी 5 चीजें होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। हेलो, हाँ, इसके अंदर 5 चीजें चाहिए। कौन सी 5? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AF RAF for preparation of financial statements, and reference to expected form and content of any report, and a reference to note that हाँ, तो circumstances may arise where it differ from expected form and, तो 5 चीजों का मेंशन होना चाहिए शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, AFRF को देखना, और मैं एक सैंपल कॉपी दे रहा हूं कि ऐसा दिखेगा और नीचे नोट भी मार रहा हूं, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज। ओके, हाँ, तो 5 चीजें का कंटेंट होना चाहिए। हाँ, तो ये नीचे लिखा है, इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक एंगेजमेंट लेटर देन फॉलो दैट, अदरवाइज हाँ तुम तुम्हारे हाथ में लिख सकते हो। और लॉ में लिखा है तो तुमको एंगेजमेंट लेटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सैंपल दिया है जिसके अंदर अपने ऑडिटर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट के तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज 5 देख ले दामाद जी के डिमांड, तो वैसे ऑडिटर के क्या क्या चीजें हैं। अपन सबसे पहले बोलेंगे वी विल फॉलो अकाउंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड वी विल मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये पहले क्लियर करो, फिर उनको बोलो हमारा काम क्या है। आइडेंटिफाई एंड असिस्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो जिसके हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बनेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर्म होंगे, फिर उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, हमारा ओपिनियन। तो आइडेंटिफाई एंड असिस्ट the risk of material misstatement, accordingly we will form our audit procedures and we will reach to opinions. दूसरा,
understanding the internal control, but we are not going to express a opinion, but in writing we can give you significant deficiencies. देखो इंटरनल कंट्रोल को समझना हमारा काम है, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर इंपैक्ट होते हैं. हम इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन, ऑडिट करते करते कुछ गलतियां हमको मिली तो हम तुमको लिखित में दे देंगे कि ये इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स है, बट सुझाव, so we will understand your internal control to design our audit procedures, but we will not express opinion on that. We will give you in writing significant deficiencies in internal which are identified during. ये दूसरा काम. तीसरा, इवैल्यूएट 3 चीजें, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड चौथा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग, एंड अगर उसका नोट है तो उसको हाईलाइट कर देंगे. बट अगर गोइंग कंसर्न उन्होंने एक्सेप्ट किया है और जबकि रियल में नहीं है तो वी विल चेंज आवर ओपिनियन, मॉडिफाई आवर ओपिनियन, क्योंकि ये बहुत बेसिक है. एंड इवैल्यूएट द प्रेजेंटेशन. तो वापिस से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले उनको क्लियर करेंगे. वी विल फॉलो ऑडिटिंग और 2 चीजें, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल, जिस एज ए रिस्पॉन्स वी विल फॉर्म ऑडिट एंड ऑन दैट बेसिस विल गिव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, टू डिजाइन आवर, we will not, and we will give it in any found during the audit. Evaluation of 3 things: appropriateness of management's use of, if there is any problem or if any disclosure we will highlight it. If going concern assumption is inappropriate, we will modify our opinion. And last, responsibilities of management, जो 5 दामाद जी ने बोले थे वो सब पूरे हैं. हाँ, तो अभी ये बेसिक चीजें हैं. What happens if precondition for audit are not present? तो अगर प्रेजेंट ही नहीं है प्री कंडीशन, अपने 5 कंडीशंस जो अपने दामाद जी ने मांगे थे वो नहीं दे रहे, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दी प्रपोजल. क्यों नहीं? क्योंकि वो एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में नहीं है, या फिर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को लेके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, अनरिस्ट्रिक्टेड, जो 5 डामा जी की डिमांड है वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या है सीधा आंसर? वी शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट इफ लॉ, ओके, वी शैल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. और नीचे के 2 पॉइंट है वो सीधा वही 5 कंडीशंस को निगेटिवली बोला है कि तुमको मैनेजमेंट प्रिपेयर करके नहीं दे रही, इंटरनल कंट्रोल बना के नहीं दे रही, एक्सेस नहीं दे रही, ऐसा कुछ. तो सीधा सीधा है, इफ प्री कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट वी विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. लिमिटेशन ऑडिट एंगेजमेंट, अगर तुम्हारे काम के ऊपर लिमिटेशंस लाए जा रहे तो क्या करना है? चेक लिमिटेशन ऑफ सच एन एक्सटेंट की डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो रहा है तब एक्सेप्ट, अदरवाइज अगर कोई लिमिटेशंस ला रहा है so such that it result into auditors disclaiming of opinion, he shall not accept such limitation, otherwise accept to change audit engagement. Audit engagement में changes कर रहे हैं, उसके लिए क्या चेक करो? रीजनेबल जस्टिफिकेशन, अगर जस्टिफिकेशन है तो ओके, अदरवाइज रिक्वेस्ट टू चेंज, अगर ऐसा तुमको बोला जाता है. तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ अदर रीजन से है, तो ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए कि क्यों वो चेंज कर रहा है, उसका जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए. पर अगर जस्टिफिकेशन अनसेटिस्फैक्टरी लगा तो तुमने वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग द चेंज? तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें, पहले ऑडिट के लिए बुलाए और करवा रहे रिव्यू, तो थोड़ा लोअर लेवल का काम करवा रहे. व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर बिफोर एग्रीइंग टू द चेंज ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टू ऑडिट एंगेजमेंट लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस. ऑडिट के लिए बुलाए और रिव्यू करवा रहे, तो उसके टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुमको 2 चीजें देखना है, क्या? रीजनेबल जस्टिफिकेशन एंड दूसरा लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑफ चेंज. तो ये 2 चीजें चेक करो. और अगर उसके बाद जस्टिफिकेशन अगर तुमको सही लगा,
और लोअर लेवल का तुम अगर काम कर रहे हो तो तुमको क्या क्या करना चाहिए? पहले तो ओल्ड वाला एंगेजमेंट लेटर फाड़ दो और नया एंगेजमेंट लेटर बना लो, एंड उसका ऑडिट प्रोसीजर्स जो तुमने फॉलो की है, अगर ओल्ड में भी सेम है और न्यू में भी सेम है तो उसको रेफरेंस दे सकते हो। ओल्ड में नहीं है, सॉरी ओल्ड में थे न्यू में नहीं है तो उसको रेफरेंस, हाँ तो अब वापिस से अगर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करवा रहे ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट तो तुमने क्या क्या करना चाहिए? रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगना, दूसरा लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशंस चेक करना, एंड यू शुड फाइंड फॉर रीजनेबल जस्टिफिकेशंस। अगर ये सब मिलता है तो पहला क्या करना? शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू, वो फाड़ देना अपना है, वर्ड क्या यूज करने हैं? शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, हाँ, एंड यू कैन गिव रेफरेंस टू ऑडिट प्रोसीजर विच आर same in original and new engagement. If audit procedure are not same, should not give reference. And shall agree on record new agreement, मैंने बोला था ना वो फाड़ दो और नया एग्रीमेंट बनाओ, तो उसका वर्डिंग क्या यूज करना है? shall not refer to old engagement and new engagement letter should be formed. and audit procedure का रेफरेंस जो कॉमन है उसका ही दो, जो कॉमन नहीं उसका रेफरेंस। recourse to auditor in a situation of non-agreement to change in terms of engagement and lack of permission। एक तो तुम चेंज करने को रेडी नहीं है और वो काम देने के लिए रेडी नहीं है, वो बोल रहा ऑडिट के लिए बुलाए रिव्यू करो और तुम बोल रहे मेरे से रिव्यू नहीं होता, उस केस में क्या पॉसिबल है? विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ, अपन जाते जाते क्या करो? हाँ थोड़ी काड़ी लगा के जाओ, क्या चेक करो? ऑब्लिगेशन टू और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्या करना? किसको किसको रिपोर्ट करना? अदर पार्टीज, ओनर्स, इन किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या? वो तुमको चेक करना जरूरी है, तो वो चेक करो कि तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है जाते जाते किसी को रिपोर्ट। पर ये कब करना? हाँ, नॉन एग्रीमेंट टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, लॉक ऑफ परमिशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू कंटिन्यू ओरिजिनली, ओरिजिनल करने नहीं दे रहे और नया तुमको पसंद, तो ऐसे केस में ये सब करना पड़ेगा। ऑडिट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, तो जो एंगेजमेंट लेटर है बार बार भेजने की जरूरत, 5 साल के लिए ऑडिटर है तो भेजने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शनल्स है उसके केस में भेजना पड़ेगा। मैनेजमेंट चेंज, बिजनेस चेंज, लॉ चेंज, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत टाइम पीरियड हो चुका है ऐसा कुछ, हाँ, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट, रिसेंट चेंज इन और चेंज इन और चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सबके चेंजेस देखो, मालिक चेंज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज, लॉ चेंज, AFRF चेंज, चेंजेस ही चेंजेस है तो, और अदर रिपोर्टिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इस केसेस में क्या करेंगे? एंगेजमेंट लेटर हर साल भेजेंगे, अदरवाइज ओल्ड एंगेजमेंट लेटर ही, अगर 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुए तो 10 साल के लिए एक ही चलेगा, इसमें बीच में ऐसा कुछ चेंजेस आया तो तुमको देखने का। ओके, ऑडिट क्वालिटी, तो ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 चीजें, पहला SQC 1 एंड दूसरा SA 220। तो दोनों में क्या फर्क है SQC 1 और SA 220? SQC 1 क्या क्या कवर करता है? ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, एंड SA 220 सिर्फ ऑडिट को कवर करता है। दूसरा SQC 1 एंटायर फर्म को कवर करता है और SA 220 पर्टिकुलर ऑडिट को ही कवर करता है। SQC 1 नाम एक बार बोलो, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। इतना तुमको एग्जाम में लिखने का है, नहीं तो नहीं, थोड़ा बहुत कम कम करके तो कुछ तो करके 2 लाइन में तो बनाओ, पर लिखो। हाँ, तो
SQC1 क्या बोलता है, एक ऐसा क्वालिटी सिस्टम डिजाइन करो जिसकी वजह से दो चीजें फॉलो हो जाए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये फॉलो होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। सो अंडर SQC1 दे एक्सपेक्ट अ सिस्टम ऑफ डिजाइन टू कंप्लाई विथ टू थिंग्स। इसकी वजह से क्या होगा, तो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू हो जाएगी। तो SQC1 जो है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 6 पार्ट। पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पॉइंट को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया वाला है। पहला पॉइंट, प्रमोट एन इंटरनल कल्चर वेयर क्वालिटी इज इसेंशियल इन परफॉर्मिंग, ये ऐसा माहौल बनाओ कि लगना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दो, मैनेजिंग पार्टनर और CEO को दे दो। और तीसरा, पर्सन असाइड शुड बी पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, नेसेसरी अथॉरिटी। तो यह सब अगर देंगे तो ऑटोमेटिक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। तो पहले माहौल बनाओ, सीनियर पार्टनर को चिपका दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी को भी काम देते समय एक्सपीरियंस, एबिलिटी और नेसेसरी अथॉरिटी देके ही कर देना। नेक्स्ट इज एथिकल रिक्वायरमेंट, जैसे ही बोला तुम्हारे वर्ड आना चाहिए, इंडिपेंडेंस, कंप्लाई विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड कोड ऑफ एथिक्स इश्यूड बाय ICAI। ये करते समय तुम्हारे 5 चीजें अंदर होनी चाहिए जो अपन ने पढ़ी थी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये सब तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मेंटेन इंडिपेंडेंस वेयर रिक्वायर्ड, तो तुमको तुम्हारे टीम को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर सरकमस्टेंस अराइज होती है, ये तो 4 चीजें अभी रट्टा हो गई रहेगी, क्या क्या करना, एलिमिनेट सच रिस्क, reduce to acceptably low level, apply safeguard, withdraw from engagement if law permits। और क्या करो, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि अगर किसी को भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली दैट क्रिएट्स थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्टली एक्शंस लेने चाहिए, फर्म का एक्शन होना चाहिए। कैसा मैकेनिज्म बना दो, तो मैकेनिज्म बनाओ, ये 4 चीजें अपने जो स्टैंडर्ड है वो करो, और जो भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो कम्युनिकेट करो। और तुमको कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI, तो ICAI के कोड ऑफ एथिक्स है, एक बुक आती है कि तुमको शेड्यूल 1, 2, उसके 4 पार्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स है, वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, और एट लास्ट क्या करो, अगर ये मैकेनिज्म भी बन गया, सब कुछ गया, एट लास्ट क्या करना है, एनुअली रिटर्न में लेना है क्या, they have complied with the independence requirement, तो एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन ले लो सभी पार्टनर्स से। नेक्स्ट, थर्ड, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक, तो 3 कामों के टाइम पे, ऑलरेडी क्लाइंट है उसका ही काम कर रहे हैं, ऑलरेडी क्लाइंट है उसका नया काम कर रहे हैं, या टोटली नया काम कर रहे तो एक्सेप्टेंस, ओल्ड क्लाइंट का काम कर रहे तो कंटिन्यूअस। ये चेक करते समय 3 चीजें चेक होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ, कॉम्पिटेंस ऑफ, एंड तीसरा जो यहाँ पे नया है, कंप्लायंस विथ एथिकल, ये यहाँ पे है। और ऐसे 220 में यहाँ पे जो चैप्टर 2 का है वो लाइन है, मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग एंड करंट ईयर्स ऑडिट एविडेंसेस। तो ऐसा, तो कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले तुमको मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी चेक करना है। इंटीग्रिटी चेक करना मतलब क्या है, कुछ केसेस दिए वाले, क्या चेक करो, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रिंसिपल, पॉलिटिशियन, बिल्डर, गैंगस्टर कुछ है क्या देख लो। दूसरा, क्लाइंट्स ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस, कैश बिजनेस है, बैंक बिजनेस है, वो देख लो। थर्ड, एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर, एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, फायदा हो रहा तो एक्सेप्ट कर रहे, अगर नुकसान हो रहा तो डिले कर रहे, ऐसा। एंड एट लास्ट, फीस लो एज पॉसिबल, पैसे कम देंगे तो काम भी कम करेगा। इनअप्रोप्रिएट
involved in or other criminal, and reasons for proposed appointment of PA firm or non reappointment of, किसी और को छोड़ के तुमको दिए, खुश नहीं होना, पहले क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ. इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या करना चाहिए, डिक्लाइन द एंगेजमेंट और शुड नॉट एक्सेप्ट दी. पर क्या और क्या करना, जाते जाते काड़ी लगा के जाना, चेक करना. प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू एनी ओनर और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को. हाँ, इफ लॉ परमिट्स है कि नहीं चेक कर लो. तो ये सब अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो चेक करना. फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होना चाहिए, सफिशिएंट पर्सोनेल कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस एंड कमिटमेंट. तो अच्छे खासे स्टाफ होना. आर्टिकल, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम इंटर पास हो गए, कॉम्पिटेंस है, तुमको नॉलेज है, एंड कमिटमेंट, सितंबर में भी रात रात भर जगने के लिए रेडी है. तो कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट होना चाहिए. एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी को फॉलो करना चाहिए, जिसके जैसे रिपोर्ट करेक्ट है. और एचआर के पॉलिसीज किसकी रिलेटेड होना, रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस. रिक्रूटमेंट मतलब जॉब देना, कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी डिसाइड करना, ट्रेन करना, तुम्हारे प्रमोशन डिमोशन ये सब डिसाइड करना. तो इसके रिलेटेड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. तो पहला वर्ड लगा तो यहां से डायरेक्ट नीचे आ सकते, एस्टेब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉर रिक्रूटमेंट, और ये चेक करना चाहिए कि सफिशिएंट पर्सोनल के पास 3 चीजें होना, ये होना चाहिए. और इसके साथ साइड बाय साइड उसको 2 चीजों को फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी लीगल. और इसकी वजह से क्या होगा, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट चली जाएगी. एंगेजमेंट, कोई भी काम शुरू करने के पहले ब्रीफिंग डीब्रीफिंग दे दो, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या है, हम लोग रिव्यू कैसा करने वाले हैं, मेथड्स क्या है, वो सब उसको समझाओ. हाउ टू डू, व्हाट टू डू, ये उसको पहले से बताओ. अगर कोई डिफिकल्टी मैटर आए तो तुम क्या कर सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, प्रोफेशनल अपने ऑफिस के अंदर, सीनियर, बाहर फर्म, एक्सटर्नल और प्रोफेशनल बॉडी, इन सब से ले सकते क्या, यस. आउटसाइड द फर्म में भी जा सकते हो, एक्सटर्नली बाय द फर्म, प्रोफेशनल बॉडी और रेगुलेटरी बॉडीज, इन सब से किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो. और सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या होना चाहिए, रिव्यू होने चाहिए. एक नए पोस्ट है, कौन करेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, ये इसका काम है कि ये तुम्हारे जो भी जजमेंट है वो चेक करेगा. वो चेक कर रहा मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार की खत्म नहीं होती. तो क्या, रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. 2 केसेस में कंपलसरी कराना है, पहला लिस्टेड एंटिटीज एंड दूसरा अदर जो फर्म्स है जिसके लिए क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उन दोनों से भी ये चेक करवाना जरूरी है. इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर रिव्यूअर, एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर, तो क्या करना चाहिए, ट्राई टू रिजॉल्व सच इशू. दूसरा, तीन चीजें करना, क्या, फर्म की पॉलिसी को फॉलो करो, अदर प्रैक्टिशनर फर्म का ओपिनियन लो, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी को पूछो. इन तीनों से एक कंक्लूजन पे आ जाओ. और अटलास कुछ भी नहीं हुआ तो साइनिंग पार्टनर है वो डिसीजन ले लेगा. कितने दिन में फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, कितने दिन तक रखनी चाहिए, मिनिमम 7 साल के लिए रखनी चाहिए. किसकी प्रॉपर्टी है, और अपन उसको क्लाइंट को देंगे क्या, अपने डिस्क्रिप्शन पे. पर ये करते समय ध्यान क्या रखना है, अंडरमाइन नहीं होना, किधर तो है ऐसा. हाँ, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए. इस सब चीजों का तुमको ध्यान रखना है. एट लास्ट 6th पॉइंट इज मॉनिटरिंग. तो तुमको क्या करना है, फर्म शुड एंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाए वो कैसे होने चाहिए, रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग. लगा तो इसका एग्जांपल वहां पे लिखो. सिग्नल, सिर्फ सिग्नल बना के फायदा नहीं है, वहां पे सिग्नल जरूरत है क्या, रेलेवेंट है क्या, सिग्नल जो लगाए वाले वो 1 होना, 2 होना, कैसे होना, और वो चल रहे हैं क्या नहीं. सिर्फ सिग्नल लगा के चले गए, चल रहे कि नहीं, 1 चाहिए 2 चाहिए वो देखो, वो जगह बराबर है कि नहीं देखो.
हाँ, फर्म शुड इंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग। हाँ, और एट लास्ट क्या करना चाहिए अपन ने, इंक्लूडिंग पीरियडिक इंस्पेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट कंप्लीट, हाँ, जो कंप्लीटेड एंगेजमेंट है उनका पीरियडिक इंस्पेक्शन करना चाहिए। ऐसे 220 इसका ही भाई है, बहुत सारा, सिर्फ फर्क क्या है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ये पूरे फॉर्म को था, ये सिर्फ ऑडिट को था, और वो सब टाइप के लिए ये सिर्फ ऑडिट के लिए है। इस उस वहां पे बोला था मैनेजिंग पार्टनर, और यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा ऐसे 220 को अप्लाई करने के लिए। हाँ, ये क्यों करना है, क्योंकि कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड प्रॉपर इशू होना चाहिए। वहां के 6 पॉइंट, यहाँ के 6 पॉइंट सेम है, सिर्फ एक पॉइंट चेंज है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स है और यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब वहां से यहाँ पे क्या क्या सेम और चेंजेस है वो देख लेंगे। वहां पे मैनेजिंग पार्टनर था, यहाँ पे पार्टनर है, तो तुमको ये चेक करना है, क्वालिटीज इसेंशियल वो माहौल था, यहाँ पे भी माहौल है, और वहां पे और क्या क्या देखना है तुमको, कि क्वालिटी चेक करते समय चेक करो क्या है, कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब आईसीआई के एसएस एंड एक्ट को फॉलो हो रहा है कि नहीं, कंप्लाइंग विद फर्म्स। तो तुमको 3 चीजें चेक करना है, एसक्यूसी 1 को फॉलो हो रहा है, एसए को फॉलो हो रहा है, कंपनीज एक्ट को फॉलो हो रहा है, रिपोर्ट आर अप्रोप्रिएट, और टीम बिना फियर करे तुम्हारे को कांटेक्ट कर रही है। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट सेम, वहां पे वो 4 चीजें रिपीट, वापस नहीं बोल रहा, वो 4 चीजें जैसे कि जैसे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, यहाँ पे 3 चीजें चैप्टर 2 वाली है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस ऑफ, और तीसरा मैटर्स अराइजन ड्यूरिंग एंड करंट, सॉरी प्रीवियस एंड करंट ऑडिट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, जहां पे एचआर था वहां पे अलग है, यहाँ पे क्या बोला है, हाँ, तो इंश्योर करना है कि क्या करना है, एंगेजमेंट टीम एंड एनी ऑडिटर्स एक्सपेक्ट, तो वो उनकी कैपेसिटीज एंड कॉम्पिटेंस है कि नहीं, वो ऑडिट करने के लायक है कि नहीं, ऑडिटर एक्सपर्ट एंड टीम, ये बराबर चेक करो, और वो दोनों क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रीगर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे कि नहीं, और टीम एंगेजमेंट, सॉरी एंगेजमेंट टीम एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट कलेक्टिवली हैव अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड, वो तुमको चेक करना है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है, सिर्फ एक पॉइंट नया है जो ग्रीन से किया है, क्या करना है, नॉट टू डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, मतलब पहले ऑडिट होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू जब तक कंप्लीट नहीं होगा ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं देना है, ये यहाँ पे नया चीज सीखे अपन। मॉनिटरिंग पूरा नया है, 4 पॉइंट है मॉनिटरिंग के, कौन से 4, हाँ, इश्यूज क्या करना है अपने को, डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट होने के बाद डॉक्यूमेंट करना है 4 चीजें, कौन से, इश्यूज आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग टू कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे आर, सबसे पहले इश्यूज अराइज जो इंडिपेंडेंस को खतरा दे सके और वो कैसे रिजॉल्व करे, दूसरा कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस एंड रेलेवेंट डिस्कशन सपोर्टिंग दिस कंक्लूजन, अगर कोई कंप्लायंस के रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हुए वो डिस्कशंस का रिकॉर्ड रखना है, तीसरा कैसे डिसीजन लिए कि ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना है, कंक्लूजन्स रीच रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट, तो ये एक्सेप्ट कैसे हुआ उसका प्रूफ, डिस्कशन का प्रूफ, और कोई इंडिपेंडेंस के रिलेटेड इशू आया और उसका मैटर कैसे रिजॉल्व हो उसका प्रूफ, एंड चौथा नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स, किसी से कंसल्टेशन लिए तो उसका प्रूफ, 4 चीजों का प्रूफ, कौन सा पहला, इश्यूज आइडेंटिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू एंड हाउ दे आर, इंडिपेंडेंस के रिलेटेड इशू कैसा है, रिजॉल्व कैसा है उसका प्रूफ, दूसरा एंड रेलेवेंट डिस्कशंस, तीसरा ऑफ एंगेजमेंट, चौथा कंसल्टेशंस जो एक्सपर्ट का लिए थे उसका, ये 4 चीजों का तुमको प्रूफ रखना है, ये तुम्हारा 3rd पार्ट था। अब पूरा चैप्टर जब तक नहीं होगा नहीं जाने वाले, लगा तो 2 मिनट का ब्रेक लेना था, अभी करो।
एक ब्रेक ले लो छोटा सा। हाँ, क्विक रिवीजन ऑफ दिस होल चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसके अंदर तुमको ऑडिट एथिक्स पढ़ाए गए, ऐसे 210, ऐसे 220 एंड SQC 1 ये कवर होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा, भाई कब देखा, हाँ, एथिक्स मींस मॉरल प्रिंसिपल जो इंट्रिंसिकली आने चाहिए और ये हैबिट और टेम्परमेंट में रहेंगे। नीड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि अपने को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुमको क्या करना है, पब्लिक गुड अपने गुड के ऊपर रखना है, और एक्शंस वगैरह लेने चाहिए। इंस्टीट्यूट फाइन पेनल्टी ये वगैरह करा सकती है। दो टाइप के एथिक्स है, कौन से, प्रिंसिपल बेस एंड रूल बेस। कौन सा अच्छा है, प्रिंसिपल बेस अच्छा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स 5 है, कौन से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओके, इंटीग्रिटी मतलब 4 ही वर्ड आने चाहिए, कौन से, और कोई भी गलत काम में तुम इन्वॉल्व मत रहो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज एंड स्किल, एंड ड्यू केयर करते समय ध्यान रखना, केयरफुली, थॉरली एंड टाइमली बेसिस। कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और सिर्फ 2 केसेस में अपन बोल सकते हैं, लॉ परमिट करता है या क्लाइंट परमिट। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब डिस्क्रेडिट नहीं होना चाहिए प्रोफेशन, या फिर इम्पेयर और माइट इम्पेयर द रेपुटेशन। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस 2 टाइप का रहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब तुम स्टेट ऑफ माइंड इज अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, और तुम्हारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस में थर्ड पार्टी विथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंक्लूड्स दैट इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन, ऐसा कोई भी एरा गैरा आके बोल दे रहा है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस 5 टाइप के, कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, किसी थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। शेयर्स, बैंक का लोन वगैरह ये सब नहीं लेना। सेल्फ रिव्यू 2 ही केस में, पहले डायरेक्टर बाद में ऑडिटर, अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों कर रहे। फिर एडवोकेसी थ्रेट, इस हद तक तुम प्रमोट कर रहे या परसीव टू प्रमोट कर रहे, पब्लिक बिलीव करती कि ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन, तुम उसके एडवोकेट बन रहे हो, उसके शेयर्स हैंडल कर रहे। फैमिलियरिटी थ्रेट्स, क्लोज रिलेटिव है, 20-25 साल से अपने एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक है, या हॉस्पिटलिटी या सर्विसेज ले रहे। इंटिमिडेशन थ्रेट्स मतलब डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली और टू मेंटेन प्रोफेशनल, तो तुमको धमकियां दे रहा है, तुम्हारा काम कम कर देंगे, फीस कम कर देंगे, केस कर देंगे, ऐसा कुछ। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, तो अपने फेवरेट वो 4 पॉइंट याद रखना है, एलिमिनेट, रिड्यूस, सेफगार्ड या भाग जाओ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म 3 वर्ड मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशंस एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट। इसके ये 4 टाइम के होना चाहिए। एविडेंस मैच नहीं हो रहे, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है, और प्रोसीजर करने की इच्छा है या पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड दिख रहा है, इसकी वजह से 3 चीजें कम हो जाएंगी। ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑफ NTE, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट। इसके टाइम पे ये ध्यान रखना है कि कोई इंटीग्रल, इसका मतलब मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकता, बट ऑडिट करना चाहिए, बट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं छोड़ना। उसके बाद एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210 2 चीजों की वजह से कर रहे, एक प्री कंडीशंस बताने के लिए, और दूसरा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये प्रूफ करने के लिए। प्री कंडीशन में 5 दामाद जी की डिमांडें हैं कि तुम एक्सेप्टेबल AFRF के हिसाब से करो, बनाना तुम्हारा काम, इंटरनल कंट्रोल करना, डॉक्यूमेंट देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, किसी को भी बात करने की परमिशन देना चाहिए। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, लॉ ने बोला है, नहीं तो तुम्हारा खुद का रिटर्न एग्रीमेंट है, जिसके 2 नाम है, एंगेजमेंट लेटर या रिटर्न एग्रीमेंट। इसमें 5 चीजें होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ऑफ आर एफ एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अगर लॉ में ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर दिया है, खुद से बनाने की कोई जरूरत मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ऑडिटर के हम ऐसे को फॉलो करेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके ओपिनियन देंगे, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे बट ओपिनियन इवैल्यूएट करेंगे। तीन चीजें, एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसको, और वो गलत है तो ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, और हम लोग इवैल्यूएट द प्रेजेंटेशन। तो ये सब चीजें एंगेजमेंट लेटर में करेंगे। हाँ, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो एक्सेप्ट करना नहीं है, अगर लॉ परमिट करता है तो। दूसरा, लिमिटेशन ला रहे तो डिस्क्लेमर हो रहा क्या चेक करो, अगर हो रहा है तो एक्सेप्ट मत करो, अगर नहीं हो रहा है तो चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या चेक करो, जस्टिफिकेशन रीजनेबल है क्या चेक करो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सिचुएशन आ सकती है, तो उस केस में तुम देखो। अनसेटिस्फैक्ट्री है तो मत करो। अगर तुमको बोल रहे कि ऑडिट करने को बुलाए और रिव्यू करा रहे, तो दो चीजें चेक करो, एंड उसके अंदर ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर फाड़ दो, नया बनाओ, और प्रोसीजर सेम है तो रेफरेंस दो, अदरवाइज मत दो। रिकोर्स अवेलेबल फॉर नॉन एग्रीमेंट द चेंज एंड लैक ऑफ परमिशन ना, वो अपने को पुराना काम करने दे रहा और नया काम मुझे पसंद, तो क्या करो, विड्रॉ। और दूसरा, जाते जाते क्या कॉन्ट्रेक्चुअल चेक करो कि जिसने अपने को अपॉइंट को उसको रिपोर्ट करना है या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन रिकरिंग, सिर्फ पांच छह केसेस, सब चेंज हो रहा, मैनेजमेंट चेंज, लॉ चेंज, कंपनी चेंज, सब चेंज। तब ऑडिट क्वालिटी कौन कौन है, ऐसे 220 SQC 1, ऐसे 220 किसको एप्लीकेबल है, ऑडिट को, और ऐसे SQC 1 सब चीजों को, ये पूरे फर्म को, ये सिर्फ ऑडिट को। एक सिस्टम डिजाइन करना है जिसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन रहे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहे। 6 पॉइंट्स है, कौन से, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ह्यूमन रिसोर्स, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें सिर्फ 3 पॉइंट है, पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो और एरे गेरे को मत दो काम। एथिकल रिक्वायरमेंट में चेक करो कोड ऑफ एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस को फॉलो हो रहे और अपने स्टैंडर्ड 4 पॉइंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस 3 पॉइंट है, उनकी इंटीग्रिटी, अपना कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस विद एथिकल। बिजनेस को कैसे चेक करना उसका रीजन दिया वाला है, रेपुटेशन चेक करो, प्रैक्टिसेस चेक करो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह नहीं करने वाला, फीस कम नहीं करना, लिमिटेशंस नहीं लाना, ये सब चीज़ों का। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पॉलिसीज होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट, कॉम्पेंसेशन, ट्रेनिंग, ये सब के लिए, और ऐसे स्टाफ होना जिसके पास कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट हो। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में देखो, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होना, लिस्टेड कंपनी के केस में करना, और मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया तो एक जगह पे आके सॉल्व करो। 60 दिन के अंदर फाइल बनाओ, 7 साल तक मेंटेन करो। मॉनिटरिंग के अंदर पीरियोडिक रिव्यू वगैरह रखना चाहिए। सेम 6 चीजें सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज का चेंज है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट नहीं देना जब तक रिव्यू कंप्लीट ना हो, और 4 चीजों का एविडेंस मेंटेन करो। कौन से 4 चीजों का, इश्यूज आइडेंटिफाइड टू कंप्लायंस विथ रेलेवेंट, conclusions on compliance with, and conclusions regarding and nature and scope of consultations। इन सब चीजों का तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके